वीडियो के अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे कि जो मटेरियल्स होते हैं उनका मैग्नेटिज्म के बेस पे क्या क्लासिफिकेशन है। तो वो तीन टाइप से क्लासिफाइड होते हैं, एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब हम बात करेंगे पहले डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की। ऐसे सब्सटेंस जो बहुत फीबल मैग्नेटिज्म शो करते हैं। फीबल का मतलब होता है बहुत कमज़ोर, बहुत कम। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब इन सब्सटेंस को रखते हैं तो उनके अंदर फीबल मैग्नेटिज्म का मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप होता है और उस मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होती है। तो ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर, उन्हें हम डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। जैसे पानी हो गया, कॉपर हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, ये सब। अब हम बात करते हैं कि जो पानी है, जैसे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये मान लीजिए आप मैग्नेट है आपके पास में, अलग से मैग्नेट है और वाटर की बहुत पतली सी लेयर आपने इसके पास से गुजारी। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो जैसे ही वाटर इसके कांटेक्ट में आएगा, इसके पास से गुजरेगा, तो इसका जो नियर बाई एंड है, इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नॉर्थ से साउथ इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसमें मैग्नेटिज्म किधर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब इसका ये साउथ बन जाएगा, ये नॉर्थ बन जाएगा। तो जो मॉलिक्यूल इसके कांटेक्ट में आएगा उसका पास वाला एंड नॉर्थ बन जाएगा, पीछे वाला एंड साउथ बन जाएगा और नॉर्थ को नॉर्थ रिपेल करेगा, तो वो लेयर सीधी न जाके थोड़ी ऐसी हो जाएगी। जैसे ही मैग्नेट के कांटेक्ट में आएगी पतली सी लेयर, वो थोड़ी दूर हो जाएगी क्योंकि नॉर्थ को रिपेल करेगा, लेकिन वो थोड़ी दूर होगी क्योंकि इसके अंदर जो मैग्नेटिज्म डेवलप होगा वो बहुत कम मैग्नेटिक से होगा। जैसे हमें पता है कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर फीबल मैग्नेटिज्म होता है, मतलब इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कमज़ोर होता है, तो इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो माइनस में होती है और बहुत कम होती है, 10⁻⁻⁵। नेगेटिव होती है और बहुत कम होती है। म्यू आर होता है 1 + चाय, सेकेंड प्रॉपर्टी है ये। चाय की वैल्यू आपने रख दी 1 ± 10⁻⁵, तो ये इसको ऐड किया तो ये 0.99999 करीब आ गया। इसका मतलब ऐसे सब्सटेंस, अगर मान लो कहीं मैग्नेटिक फील्ड है, सॉलिनॉइड है, सॉलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड होता है और ऐसे सब्सटेंस को हमने यहाँ प्लेस कर दिया, कॉपर की प्लेट को यहाँ पर रख दिया, तो वहाँ पर जो अब मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, वो पहले से थोड़ा सा कम हो जाएगा। जितना पहले था एयर में उससे थोड़ा कम हो जाएगा, 0.9999 टाइम्स रह जाएगा। तो इसकी रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो होती है वो 0.999 मतलब जस्ट लेस देन 1 होती है और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है और कम होती है। इनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो नेगेटिव होती है। और एक और चीज़, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। अगर आप कॉपर को गर्म करेंगे तो भी वो उतना ही मैग्नेटिज्म शो करेगा जितना वो ठंडा करेगा। तो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है इनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है। -10⁻⁵ है तो कितना ही टेम्परेचर कर लो उतनी रहती है, कांस्टेंट रहती है। देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपने ये कोई डायामैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पैरेलल जा रही थी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था। अब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रीफर टू पास थ्रू सराउंडिंग्स देन फ्रॉम इट। वो क्या है, सराउंडिंग से पास होना प्रीफर करेंगी। उसका कारण क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब नॉर्थ पोल चल रहा है, क्योंकि नॉर्थ पोल जिधर जाता है उसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं। और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इसके अपोजिट, मतलब इसका ये साउथ बना होगा, ये नॉर्थ बना होगा। तो जैसे ही नॉर्थ यहाँ आएगा, ये नॉर्थ इस नॉर्थ को रिपेल करेगा, तो वो सराउंडिंग से पास होना प्रीफर करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रीफर टू पास थ्रू सराउंडिंग देन फ्रॉम इट। ये प्रॉपर्टीज इसकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मान लीजिए आपने दो मैग्नेट्स लिए, उन्हें सफिशिएंटली अपार्ट पोजीशन पे रखा और यहाँ पर आपने डायामैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कोशिश करेगा मैग्नेटिक पोल से दूर जाने की। तो क्या करेगा, यहाँ से इधर से रेज्ड अप हो जाएगा, बीच में से उठ जाएगा, थोड़ा सा उठ जाएगा वो। और अगर मान लीजिए मैग्नेट्स बहुत पास हैं
बिल्कुल पास है मैग्नेट्स, तो वो इनसे दूर जाने की कोशिश करेगा तो वो इधर से उड़ जाएगा, बीच में से डिप्रेस हो जाएगा, कॉर्नर से उड़ जाएगा। अगर मान लीजिए पूछा जाता है कि मैग्नेट को प्लेस किया है, तो फिर हमें यही वाला फिगर करना है। जब तक ये नहीं दिया जाए कि वो बहुत क्लोज है मैग्नेट्स, तब तक हम इसे ही मान के चल रहे हैं कि वो बीच में से थोड़ा सा उठ जाता है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज रेज फ्रॉम द मिडिल व्हेन इट इज प्लेस्ड बिटवीन द मैग्नेट्स इन बॉल, है ना, लिक्विड फॉर्म में रखें या कैसे भी रखें तो वो बीच में से उठ जाता है। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि मान लीजिए आपने एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को लिक्विड फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में एक यू ट्यूब शेप की ट्यूब में लिया, लिक्विड फॉर्म में ले लिया, पानी ले लिया चलिए, और आपने यहाँ पर मैग्नेट्स रख दिए, यहाँ 2 मैग्नेट्स ला के रख दिए, नॉर्थ पोल है साउथ पोल है। तो मटेरियल क्या करेगा, मैग्नेट से दूर जाने की कोशिश करेगा, मैग्नेटिक पोल से दूर जाने की कोशिश करेगा। तो जहाँ जिस एंड पर हमने मैग्नेट्स रखे ना, उस एंड से तो ये डिप्रेस्ड हो जाएगा और सेकेंड एंड से ये ऊपर उठ जाएगा थोड़ा सा। इसका मतलब इसके अंदर ये डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, इसके कॉलम की जो लेंथ है उनमें डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और देखिए इसकी एक लास्ट प्रॉपर्टी है कि ये हिस्टेरिसिस शो नहीं करते हैं। चूंकि हिस्टेरिसिस कोर्स में नहीं है, फिर भी थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि जो आयरन का टुकड़ा है या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, जब उन पे बार बार ऑल्टरनेटिंग करंट उसमें फ्लो होता है, तो वो क्या है, अपने एनर्जी का कुछ लॉस हिस्टेरिसिस की फॉर्म में करते हैं। तो केवल फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हिस्टेरिसिस शो करते हैं, बाकी हिस्टेरिसिस शो नहीं करते हैं। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हिस्टेरिसिस शो नहीं करता है। देखिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, सबकी प्रॉपर्टी है, जितने भी एलिमेंट्स हैं सब डाया शो करते हैं, लेकिन कुछ में पैरा और फेरो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं, तो उसके अंदर डाया वाली प्रॉपर्टी दब जाती है। तो डाया सब में होता है, डायामैग्नेटिज्म सब में होता है, लेकिन किसी में पैरा और फेरो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है तो उसकी डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी दब जाती है। अब हम बात करेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भी वो सब्सटेंस है जिनमें फीबल मैग्नेटिज्म होता है, मतलब कमज़ोर मैग्नेटिक फील्ड होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर, लेकिन इनका जो मैग्नेटिज्म होता है, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है। डाया के अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में था, लेकिन पैरा के अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो पैरा हैं, अगर उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो एक मैग्नेट में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन वीक मैग्नेट में। कौन सी डायरेक्शन में मैग्नेटिज्म होगा, उनका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में। इसके एग्जाम्पल है कॉपर क्लोराइड, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखने हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के। जिनके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस शो करते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। कोई मटेरियल है, उसमें हर एटम में एक मैग्नेट है, पहले से मैग्नेट है, लेकिन इनका मैग्नेटिक मूवमेंट रैंडमली फैला हुआ है। हर एक, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट दिखा रखा है अलग अलग डायरेक्शन में। ये आपने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को दिखा दिया। जैसे इस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा, इन सब पर टॉर्क लगा और इन्होंने सबने अपना मैग्नेटिक मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में डेवलप कर लिया। लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है, इसलिए वीक मैग्नेटिज्म है, क्योंकि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होता है पैरामैग्नेटिक्स में। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये अलाइन हो जाते हैं एक ही डायरेक्शन के अलोंग। देखिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी में इनकी सबसे पहले मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करते हैं। पॉजिटिव होती है, कम होती है, 10⁻³ से लेके 10⁻⁵ के बीच होती है। तो ये प्लस होती है लेकिन कम होती है। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी की बात करूं तो ये 1+ चाय होता है। इसका तो 1 के अंदर हम 10⁻⁵ ऐड कर देंगे तो ये 1.0000001 हो जाएगा। इस तरह से कुछ हो जाएगा। मतलब रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी 1 से ज़्यादा होती है। मतलब ये सब्सटेंस जहाँ रखे जाते हैं वहाँ मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये हमें ध्यान रखना है दोनों। और थर्ड प्रॉपर्टी होती है क्यूरीज लॉ। इनका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है इन सब्सटेंस की, वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है।
और जब कांस्टेंट आता है तो क्यूरीज कांस्टेंट आता है इसके अंदर, C से डिनोट करते हैं। तो चाय प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इन केल्विन। तो ये क्यूरीज लॉ है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि मान लीजिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं एक दूसरे के, और आपने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को रख दिया, एल्युमिनियम का टुकड़ा रख दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रीफर टू पास थ्रू मटेरियल देन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। ये मटेरियल में से जाना पास करेंगी, चाहेंगी, मतलब ये जो है अट्रैक्ट हो जाएंगी मैग्नेट की तरफ, सराउंडिंग के कंपैरिजन में थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाएंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रीफर टू पास थ्रू द मटेरियल देन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। अगर ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो वो थोड़ी सी मटेरियल में से जाना पसंद करेंगी। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर मान लीजिए आपने एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया और उसे मैग्नेट्स के पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को फ्रीली सस्पेंड किया और उसे मैग्नेट्स के बीच में रख दिया, तो वो सब्सटेंस इसी तरह से रहेगा कि उसकी जो लेंथ है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रहेगी। क्यों? क्योंकि इसके मैग्नेटिक पोल्स के पास रहना चाहते हैं। तो इसका ये साउथ पोल बन जाएगा, ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। हालांकि वीक साउथ और वीक नॉर्थ बनेंगे, इसलिए ये जो प्रोसेस होगा वो स्लो होगा, लेकिन फाइनली ये ऐसे अलाइन होते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इस तरह से अलाइन होता है। और डाया के अंदर ये रह गया था। डाया के अंदर अगर आप मैग्नेट्स के बीच में एक रोड को रखेंगे तो वो क्या है, वो मैग्नेटिक पोल्स उसके जो बनेंगे वो मैग्नेट से दूर जाना चाहेंगे। तो मैक्सिमम दूरी के लिए वो इस तरह से अलाइन होंगे कि उसकी जो लेंथ है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगी, इस तरह से अलाइन हो जाएंगे वो। और इसके अंदर लेंथ जो है उसके मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अलाइन होगी। अगर आपने किसी पैरामैग्नेटिक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर आपने किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को दो मैग्नेट्स के बीच में रख दिया, ये मैग्नेट सफिशेंटली अपार्ट पोजीशन पर हैं, तो ये जो मटेरियल रखा है ये पोल्स के पास जाना चाहेगा, तो ये क्या है, बीच में से डिप्रेस्ड हो जाएगा और साइड में से रेज्ड हो जाएगा। इस तरह से पोजीशन बन जाएगी इसकी। और अगर मैग्नेट्स बहुत क्लोज हो जाएं एक दूसरे की तो बिल्कुल अपोजिट होगी, क्योंकि मैग्नेट्स पास हो गए यहाँ तो पास में इस तरह से फिगर आ जाएगी ये। अगर ये बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के मैग्नेट्स तो इस तरह की फिगर आएगी, और सफिशेंटली अपार्ट है तो बीच में से डिप्रेस्ड हो जाएगा। अगर आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को लिक्विड फॉर्म में ले लें और उसे यू शेप की ट्यूब में रख लें और एक एंड पर हमने मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर दिया, तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड लगाया है ना उस एंड से ये रेज्ड अप हो जाएगा और दूसरे साइड से डिप्रेस्ड हो जाएगा। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे डू नॉट शो हिस्टेरेसिस। ये लास्ट प्रॉपर्टी है कि ये हिस्टेरेसिस शो नहीं करते हैं। देखिए नेक्स्ट है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिज्म शो करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। जब बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगता है तो वो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिज्म शो करते हैं, मतलब उनका मैग्नेटिक मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे सब्सटेंस को हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टील, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें डोमेन स्ट्रक्चर होती है। डोमेन मतलब एक मोहल्ले टाइप हम मान सकते हैं। मान लीजिए कोई किसी एटम का मैग्नेटिक्स में, हर एटम एक मैग्नेट है, किसी एटम का ये मैग्नेटिक मूवमेंट है और पास वाले का मैग्नेटिक मूवमेंट इस तरफ है। तो ये क्या है, ये आपस में इंटरेक्ट होते हैं, पड़ोसी नेबरिंग एटम्स आपस में इंटरेक्ट होते हैं और एक ही डायरेक्शन में अपना मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप कर लेते हैं सारे। तो ऐसे बहुत सारे एटम्स मिलके एक ही डायरेक्शन में अपना मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप कर लेते हैं, उस रीजन को कहते हैं डोमेन। अब अलग दूसरा जो रीजन होगा उसके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन कुछ डिफरेंट हो सकती है। तीसरा जो रीजन होगा उसके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन कुछ डिफरेंट हो सकती है। ऐसे ही अलग अलग मोहल्लों में बटे हुए हैं और सबका मैग्नेटिक मूवमेंट अलग अलग डायरेक्शन में है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेट डायपोल मूवमेंट 0 है इसका। लेकिन जब इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इन सारे डोमेन्स पे टॉर्क लगता है और ये सारे रीजन अपना
एक तरह से मान लीजिए जैसे देश पे कोई आफत आती है तो सब एक हो जाते हैं, इस तरह से जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हुआ ये सारे के सब अपना मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं। ये सारे अपना रीजन भूल जाते हैं और एक ही डायरेक्शन में सब अलाइन हो जाते हैं। तो हर एटम का मैग्नेटिक मोमेंट में कंट्रीब्यूशन होता है, तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। और इसका देखिए, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तो ये साउथ बन जाएगा, ये नॉर्थ बन जाएगा। जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इनका मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो लगभग 1000 होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है। इनकी रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी 1 + चाय, मतलब वही लगभग 1 + 1000, वही लगभग 1001 मान लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा है। देखिए इसका मतलब है कि अगर मान लो सॉलिनॉइड है और उसका कुछ मैग्नेटिक फील्ड है उसकी एक्सिस पर, और आपने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को वहाँ प्लेस कर दिया, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को प्लेस करने से वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो करीब 1000 टाइम बढ़ जाएगा पहले के कंपैरिजन में। बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसलिए इनको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए हम यूज़ करते हैं। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी है क्यूरी-वीन्स लॉ। इसमें क्या है, जब आप इन मटेरियल्स को, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को हीट अप करेंगे, गर्म करेंगे, तो वो अपना मैग्नेटिज्म खो देंगे, मतलब धीरे धीरे कम करेंगे, उनका मैग्नेटिज्म कम होगा, मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होगी। कैसे डिक्रीज होगी ये हमें नहीं मालूम, बस डिक्रीज होगी। और गर्म करने पे एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिसे कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर TC। उस टेम्परेचर पर ये पूरी तरह से पैरा में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके बाद पैरा की प्रॉपर्टी शो करते हैं। मतलब आफ्टर क्रिटिकल टेम्परेचर ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हम इनकी बता सकते हैं कि वो T - TC के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। T उस मटेरियल का टेम्परेचर है, TC क्रिटिकल टेम्परेचर है। आयरन के लिए टेम्परेचर 770 डिग्री, लगभग 1043 केल्विन के आसपास होता है आयरन के लिए। मतलब जब तक ये 770 डिग्री नहीं आ जाएगा तब तक वो पैरा में कन्वर्ट नहीं होगा। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी तो कम होगी उसकी, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कैसे कम हो रही है। ये टेम्परेचर आने के बाद वो पूरी तरह से पैरा बन जाएगा, और पैरा बन जाएगा तो हम क्यूरी-वीन्स लॉ के हिसाब से लिख सकते हैं उसकी ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर डिफरेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कांस्टेंट लाते हैं तो क्यूरी-वीन्स कांस्टेंट आता है C'। और इसका जो ग्राफ बनता है ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में, जब तक TC है तब तक तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, और TC के बाद ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनका ससेप्टिबिलिटी का जो ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर TC के बाद ये हाइपरबोला ग्राफ इसमें बनेगा क्यूरी-वीन्स लॉ में। इसमें हमें ये जो प्रॉपर्टी है इसकी नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर स्ट्रांगली प्रीफर्ड टू पास थ्रू द सब्सटेंस देन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। स्ट्रांगली मतलब बहुत दूर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी इस तरफ खिसक जाएगी, बहुत दूर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इसकी तरफ आ जाएंगी, तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इसमें से जाएंगी। पैरा के अंदर बहुत दूर से नहीं खिसकती, थोड़ा सा खिसकती हैं, इसमें काफ़ी दूर से खिसक जाती है। तो स्ट्रांगली प्रीफर्ड टू पास थ्रू द सब्सटेंस देन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। अगर आप किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की रोड को या बार को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो इट इंस्टेंटली अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंस्टेंटली मतलब एकदम से होता है, पैरा के अंदर ये प्रोसेस धीरे धीरे होता है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में इंस्टेंटली अलाइन हो जाती है, वो टाइम नहीं लगता है। देखिए बाउल वाली प्रॉपर्टी जो मैग्नेट्स के बीच में रखा जाता है वो इसमें नहीं पूछी जाती है, क्योंकि बाउल फॉर्म में ये तब आएगा जब ये लिक्विड फॉर्म में होगा। बाउल के अंदर से टब डालेंगे जब ये लिक्विड फॉर्म में होगा, और लिक्विड में ये पैरा में कन्वर्ट हो चुका होगा, क्योंकि 770 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद ही आयरन मेल्ट होता है।
तो वो मेल्ट पोजीशन में आ गया तो वो पैरा हो गया, और फिर तो पैरा की प्रॉपर्टी दिखाएगा, वो फेरो की रहेगी नहीं। तो ये वाली प्रॉपर्टी और यू शेप की प्रॉपर्टी इसमें नहीं है। हाँ, हिस्टेरेसिस शो करते हैं जब ऐसे सब्सटेंस को, मान लीजिए ये सोलेनोइड है और इसमें मैंने एक आयरन के टुकड़े को रख दिया और बार बार करंट की डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ, कभी करंट ऐसे फ्लो हो रही है, कभी करंट ऐसे फ्लो हो रही है, बार बार करंट फ्लो हो रही है, तो इस तरह का एक कर्व बनता है इसमें। मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये जो इसका यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें इस तरह का एक कर्व बनता है जिसे हिस्टेरेसिस कर्व कहते हैं। और H इंटू बी को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो इसकी यूनिट आती है, ये आती है जूल पर मीटर क्यूब, ये इसकी यूनिट आती है। मतलब इसका जो प्रोडक्ट है, इसका जो मल्टीप्लिकेशन है, मतलब इसका एरिया एनर्जी लॉस को शो करता है। जितना ज़्यादा बड़ा एरिया होगा वो एनर्जी लॉस उसमें उतना ही ज़्यादा होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि जो सॉफ्ट आयरन होता है उनका कर्व कुछ इस तरह से बनता है, हिस्टेरेसिस कर्व, और स्टील का कर्व इस तरह से बनता है। ये स्टील का कर्व होता है, ये सॉफ्ट आयरन का कर्व होता है। इसलिए सॉफ्ट आयरन को इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की फॉर्म में यूज़ में लेते हैं और स्टील को हम परमानेंट मैग्नेट के लिए यूज़ में लेते हैं। स्टील को हम परमानेंट मैग्नेट में यूज़ में हिस्टेरेसिस के बेसिस पे लेते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में जो होता है ये कर्व इस तरह का बनता है। जो अपना सॉफ्ट आयरन होता है उसका जो कर्व बनता है वो ऐसे होता है। तो सॉफ्ट आयरन के लिए इस तरह का कर्व होता है, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए हम ऐसे यूज़ में लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।